जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो यूक्लिड थे ना, ये इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं बच्चों। हाँ, इन्होंने क्या किया था, जो बिखरी हुई चीज़ें थी ना, उनको एक एलिमेंट्स नाम की इनको बुक बनाई थी बहुत बड़ी सी, उसमें सब रख दिए और उस एलिमेंट्स के 13 चैप्टर्स थे। हर चैप्टर को बुक कहा, पुस्तिका। ठीक है, और उसकी पुस्तिका नंबर 1 में 23 डेफिनेशंस थी। इतना हमको बुक में दिया है जो मैंने आपको डिलीवर किया। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सियोम्स बनाए, कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए। एक्सियोम को कहते हैं अभिग्रहित और पॉस्टुलेट को कहते हैं अभिधारणा। ठीक है, एक्सियोम्स जो हैं वो मैथ्स की किसी भी ब्रांच में यूज़ हो सकते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं, बट पॉस्टुलेट्स जो होते हैं बच्चों, वो केवल और केवल ज्योमेट्री में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे के क्वेश्चंस करवाने हैं। एक्सियोम नंबर 1 यानी अभिग्रहित 1, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। एक्सियोम 2 था ये। एक्सियोम 3, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषवर भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, एक्सियोम 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। थिंग्स विच coincides with one another are equal to one another. ओके, एक्सियोम नंबर 4 था ये, अभिग्रहित 4। एक्सियोम 5, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, ये सब डिस्क्रिप्शन हम बता चुके हैं, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हम टच में आ जाएं एक बार। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, एक्सियोम 6 हो गया। एक्सियोम 7 पर आइए, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल दे देकर बच्चों हमने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखना। पॉस्टुलेट 1, इसको कहते हैं अभिधारणा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, मुझे अब इस पर चर्चा करनी है। ये पॉस्टुलेट 2 भी इसके साथ चला गया। ये रहा पॉस्टुलेट 2। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ओके, पॉस्टुलेट 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हाँ, पॉस्टुलेट 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पॉस्टुलेट 5, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than टू राइट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने पॉस्टुलेट 1 रोक कर रखा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सियोम 5.1। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। पॉस्टुलेट 1 क्या कह रहा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस पॉइंट से एक और पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन खींची जा सकती है। ये है पॉस्टुलेट 1। और ये क्या है, अगर दो पॉइंट्स है तो इनके बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कह रहे हैं एक रेखा खींची जा सकती है,
ये कह रहे हैं केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक के अलावा और नहीं। तो इन दोनों में जो एक बारीक सा डिफरेंस है बच्चों, ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। पोस्टुलेट 1 कहता है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये देखो, हाँ एक पॉइंट है, इससे यहाँ खींच दी, यहाँ भी खींची जा सकती थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी, ऐसे कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन खींची जा सकती है। क्या है, ये भी यही रहा है, लेकिन ये बस एक चीज कह रहा है कि एक अद्वितीय रेखा, अ यूनिक लाइन, यूनिक का मतलब होता है एक और केवल एक। ये नहीं कि एक तो खींच ली, आपकी बात पूरी हो गई, अब हम दूसरी भी खींच रहे हैं, ऐसा नहीं, केवल एक। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। पहला जो अभिधारणा है वो कह रही है कि ये ए बी के ऊपर कहीं पर सी है, ऐसा कह रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों एक लाइन पर नहीं है। ये कह रहे हैं तीनों एक लाइन पर हैं, और दूसरा वाला कह रहा है कि अलग अलग हैं, ये एक लाइन पर नहीं है। गॉट इट? Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Second is there exists at least 3 points that are not on the same line. अब इनके क्वेश्चन सुनो, ये तो इन्होंने बताया। क्वेश्चन ये है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डू दीज postulates contain any undefined term? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain। कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, हाँ। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? बताओ अनडिफाइंड टर्म क्या होते हैं? अनडिफाइंड टर्म्स 3 होते हैं, एक होता है पॉइंट, एक होती है लाइन, और एक होता है प्लेन। आपको बताया है ना। तो बताइए जरा, इसमें कितने शब्द आए? बिंदु, पॉइंट आ गया है ना, बिंदु के बाद बिंदु ही आ गया, फिर बिंदु ही रह गया, फिर बिंदु और ये रेखा आ गए ना, यानी कि इसमें आ गए पॉइंट्स और फिर आ गई लाइन। तो 2 अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट एंड लाइन। लिख लेंगे ना, यहाँ पर आप उत्तर लिख लेंगे। पहला उत्तर होगा कि यहाँ पर 2 अपरिभाषित शब्द है, बिंदु तथा रेखा, हाँ, पॉइंट एंड लाइन, 2 अनडिफाइंड टर्म्स आर देयर। सेकेंड है, क्या ये कंसिस्टेंट है और क्या ये एक जैसे हैं? देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अविरोधी। इसमें थोड़ा सा फर्क है, हिंदी में बोल रहे हैं अविरोधी, जबकि ये विरोधी है। एक कह रहा है लाइन के ऊपर है, ये देखो, एक कह रहा है लाइन के ऊपर नहीं है, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है ना, विरोधी है। ये कह रहे हैं अविरोधी, पूछ रहे हैं आपसे, तो अविरोधी तो नहीं है, विरोधी है। लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि इनकी बात में दम है, मतलब ये ऐसे ही। अब इसको कैसे समझाऊं? कंसिस्टेंट मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ये बात भी सही है कि एक लाइन पर हो सकते हैं, और ये बात भी सही है कि एक लाइन पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यस, द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। मैं अभी आपको लिख कर भी दिखाती हूँ, सुन लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? आप बोलेंगे नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो एन एक्सियम। ये कौन सा एक्सियम है बताइए? ये पोस्टुलेट तो नहीं है, ये एक्सियम है। कौन सा एक्सियम है? एक्सियम है given 2 distinct points there is a unique line that passes through them। ये एक्सियम नंबर 5.1 है।
ठीक है, ये जो नया नया अभी हमने पढ़ा, तो इस पॉस्टुलेट का ज़रूर थोड़ा सा, इस एक्सियोम का ज़रूर थोड़ा सा यूज़ हुआ है कि 2 पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है, बाकी इसके अलावा तो कहीं कुछ इसका यूज़ हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बच्चों अभी आपको लिख कर दिखाती हूँ। ओके, सी आई हैव रिटन आंसर्स। हाँ, इन अभिधारणाओं में 2 अपरिभाषित शब्द हैं, बिंदु, रेखा। यस, दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन 2 अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट एंड लाइन। हाँ, ये अभिधारणा विरोधी है। अब मैंने इसको अविरोधी की जगह विरोधी कर दिया। ये विरोधी हैं क्योंकि ये 2 भिन्न स्थितियों को दर्शा रही हैं। यस, द गिवन पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस। बेटा, कंसिस्टेंट और विरोधी वो सिंक्रोनिम्स नहीं है, इनका मीनिंग अलग अलग है, बट हिंदी में ये वर्ड यूज़ किया है अविरोधी, तो अविरोधी में तो फिर उत्तर नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको हाँ और विरोधी कर दिया। ठीक है, और इंग्लिश में तो कंसिस्टेंट वर्ड है ही। थर्ड, ये अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते, फिर भी ये अभिग्रहित 5.1 का अनुसरण करते हैं। नो, दीज पॉस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स, दे फॉलो द एक्सियोम 5.1, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी करवाया था, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सुनो बच्चों, ये एक क्वेश्चन आया जिसमें कुछ करने को है, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। देखो, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC इज इक्वल टू BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC इज हाफ ऑफ AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. So I need a ruler. See, here are 2 points A and B. Let me take it A, let me take it B and join them. Okay, ये बच्चों A है, ये B है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ज़रा मैं मेजरमेंट से देखूं तो ये कुछ 10 के अराउंड बैठता है, तो ये यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, अंदाज से ले लिया C। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ठीक, ये मिड पॉइंट है, आपको लगे या ना लगे, बट इट इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि AC इज हाफ ऑफ AB। फिर वही बात, हमको मालूम है, हमको सब मालूम है ना, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते, लेकिन अब हम इसको मेथड से बताएंगे कि ऐसा क्यों। सी, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज गिवन हियर। आपको दिया हुआ है बच्चों AC इज इक्वल टू BC। आप यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, और इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। ठीक है, इट इज गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC। थोड़ा मैं इधर लिख लूँ, AC इज इक्वल टू BC। ठीक, अब बच्चों क्या करो, दोनों तरफ AC ऐड कर दो। ये AC इज इक्वल टू BC है ना, यहाँ भी आप AC ऐड कर दो और यहाँ भी AC ऐड कर दो। कुछ याद आया? सी, एक्सियोम नंबर 2, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई ना प्रूफ। देखो यहाँ भी ये पहले से इक्वल थे और मैंने दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी जोड़ी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय एक्सियोम 2। ओके, बाय एक्सियोम 2। हिंदी वाले लिखेंगे अभिग्रहित 2 द्वारा। ठीक, सुनो बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आ गया, आ सकता है 5 नंबर का, तो फिर आप ये एक्सियोम भी लिखोगे। क्या लिखोगे? यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आप वो सेंटेंस लिख कर दिखाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ AC। यहाँ क्या हुआ बच्चों, BC प्लस AC, AB बन गया ना, BC प्लस AC क्या बन गया? AB।
ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑल्दो ये हमने किसी एक्सियोम में पढ़ा नहीं है, हाँ ये भी कोई एक्सियोम होगा ज़रूर, कभी एलिमेंट्स बुक मिले तो आप उसको खोल कर देखना। तो इसमें तो सारे एग्जाम्स तो दिए नहीं, उन्होंने केवल 7 दे दिए है ना। हो सकता है ये भी कोई एग्जाम हो कि दोनों इक्वल को अगर इक्वल चीज़ से डिवाइड किया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो खैर, अभी ये क्या हो गया, आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया और ए बी को भी डिवाइड कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 कैंसिल। आपको क्या मिल गया बच्चों, ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, और इसको हम ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी भी तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 2 इंटू ए बी, 1 इंटू ए बी आपको वापस ए बी अपॉन 2 को हम 1 अपॉन 2 इंटू ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ तो था ना बाबा करने के लिए, थ्योरी से तो बाहर आए हम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ये है ना, सी मध्य बिंदु है ए बी का, मिड पॉइंट कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये कह रहे हैं, ठीक है, एक ही मिड पॉइंट होगा, दूसरा नहीं। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बच्चों सुनो, कुछ चीज़ें सीधे सीधे नहीं, कंट्राडिक्शन से सिद्ध की जाती है, यानी कि विरोधाभास से। हम ये मान लेंगे कि है, एक से ज़्यादा मध्य बिंदु है, और फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं हम तो गलत सोच रहे थे, नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो हमको जो प्रूव करना होता है ना बच्चों, हम उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे लेट देयर बी टू मोर देन 2 मिड, चलो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। वैसे तो एक से ज़्यादा लिखना चाहिए ना, लेकिन 2 ले लिए, चलिए लिखते हैं, माना रेखाखंड ए बी के 2 मध्य बिंदु हैं, 2 मध्य बिंदु सी तथा डी हैं, ठीक, एक तो सी था एक और डी ले लिया। लेट देयर बी 2 मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, लेट देयर इतना विचार, यहाँ लिख लेंगे विचार सी एंड डी, ठीक है, एक सी है एक डी है, 2 ले लिए। अब हम वापस से एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन बना दी, ये लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी। अब एक पॉइंट सी तो था ही, एक और ले लिया जी बगल में डी, कह रहे नहीं 2 मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। अगर ए सी, अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी। अभी तो क्वेश्चन 4 में किया हमने, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। और अगर डी होता तो ए डी इज इक्वल टू क्या होता, ये भी तो हाफ ऑफ ए बी होता ना, क्योंकि हम डी को क्या कह रहे हैं, मध्य बिंदु। तो अगर सी मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर ए बी का आधा, अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर ए बी का आधा। बात को समझो, जो मिड पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल बीच में होता है, तो ए सी भी ए बी का आधा और ए डी भी ए बी का आधा, ठीक। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब ये कौन सा वाला लग गया, आप बताओ मुझे, कौन सा एक्सियोम है। अगर आपको याद हो तो ये एक्सियोम शायद 6 या 7 है, मुझे जहाँ तक याद आता है, हियर इट इज एक्सियोम नंबर 7। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय एक्सियोम 7, ये भी ए बी का आधा है, ये भी ए बी का आधा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ज़रा बताओ मुझे, ए सी और ए डी कैसे बराबर हो सकते हैं, बताओ ना। डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो ए सी और ए डी तो इक्वल हो ही नहीं सकते। हाँ, एक कंडीशन है कि डी सी के ऊपर आ जाए, मतलब जहाँ सी है वहीं डी आ जाए, तब हो सकता है कि ए सी और ए डी इक्वल हो, यानी कि इस पॉइंट के 2 नाम हों,
इसका मतलब कि हम जो सोच रहे थे ना कि एक से ज़्यादा मध्य बिंदु है, वो गलत सोच रहे थे, क्योंकि अंत में क्या होगा, वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक है, देयरफॉर अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। ओके, देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। मैंने आपको बोलकर बता दिया, आप इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, मेरे वीडियो को बार बार सुन लेना, 2-3 बार सुन लेना, तो आप सुनकर नोट कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके लिए हमको पेज पलटना होगा। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, एक डायग्राम बना हुआ है AD। हाँ, एक इस पर पॉइंट B है, एक C है। ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी है। यदि AC बराबर BD है, ये AC और ये BD बराबर है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD भी इक्वल होंगे। इफ AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। क्वेश्चन को समझो। मैं एक बार इसका डायग्राम यहाँ पर अपने पेज पर भी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने बनाई, थोड़ी टेढ़ी सी लाइन बनानी थी मुझे, मैंने बना दी। एक पॉइंट को लिया AB, दूसरा एंड पॉइंट मैंने दूसरा एंड पॉइंट लिया D। यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। आपको क्या गिवन है? What is given to you? It is AC is equal to BD। ये दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव है ना, हाँ, टू प्रूव हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक बच्चों, चलिए अब हम अपने मिशन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि हल। हमको जो दिया है पहले वो देखते हैं। AC, AC के बारे में सोचते हैं। AC क्या है? AC क्या है बच्चों? AB प्लस BC, है ना। तो ये हो गया AB प्लस BC। गॉट इट। इसके बाद BD क्या है? BD है BC प्लस CD। ठीक है ना, BD है BC प्लस CD। ओके, अब लिखेंगे इट इज गिवन दैट यह हमें यह दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? हमको दिया है AC इज इक्वल टू BD। तो ये AC की वैल्यू है, ये BD की वैल्यू है। पुट कर दीजिए। AC की जगह पर लिख दिया AB प्लस BC और BD के प्लेस पर लिख दिया BC प्लस CD। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ से BC को माइनस करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या होता है। AB प्लस BC तो है पहले से, इसमें से माइनस कर दिया BC, फिर इक्वल टू का साइन आएगा। फिर यहाँ पर क्या है? BC प्लस CD, हाँ, और इसमें से भी माइनस कर दिया BC, यहाँ से भी माइनस BC, यहाँ से भी माइनस BC। उसके पहले ये दोनों कैसे थे? इक्वल, है ना। डू यू रिमेंबर एक्सियोम 3? हियर इट इज। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, ये देखो दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल अमाउंट दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो ये BC से BC माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रह गया? AB, है ना। यहाँ पर भी BC से BC कैंसिल हो गया, क्या रह गया? CD। जरा देखो तो, यही तो सिद्ध करना था, आ गया ना AB बराबर CD। यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था, और हिंदी वाले लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, समझ में आ गया। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। हियर इट इज।
ये बेटा इंग्लिश में है, पहले हिंदी में पढ़ ले। जस्ट अ मिनट। यस, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। इंग्लिश में भी पढ़ दूं पहले। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that question is not about 5th postulate. It is about 5th axiom. Okay? अब ये बताइए, आपको याद भी है 5th axiom कौन सा था? मेरे तो सामने रखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, ये देखिए, ये एक पूरा पेज है और ये भी एक पूरा, एक दोनों एक ही डायरी के पेजेस है ना। ये दोनों इक्वल है ना। इक्वल मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ऐसे मैंने रख दिया ना, पूरी तरह से ढक लिया। अब मैं अगर इसको काट दूं, ऐसे छोटा कर दूं, ऐसे काट के, तो अब क्या इक्वल रह गए ये? अब ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो जो पूर्ण होता है ना, वो अपने भाग से बड़ा होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, ये पूरा पेज है, ये कटा हुआ पेज है। पूरा पेज कटे हुए पेज से बड़ा है। सिंपल। तो मुझे ये बताना है कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हो ना, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ये सब जगह सही है। ऐसा क्यों मानते हैं बताइए? क्योंकि ये है, इसमें क्या बोले, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है ना। इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन द होल। जो टुकड़ा होता है वो होल से ही तो बना है, तो होल से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बड़े से, जो पूरा वाला भाग है उससे ही छोटा वाला भाग तो किसी भी कीमत पे बड़ा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। अभी मैं इसको आपको लिख कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने लिखा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सत्य, किसी भी वस्तु का भाग वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। ठीक है। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। True, it is true because part is included in the whole and can never be greater than the whole. Okay, 5.1 बच्चों यहाँ समाप्त होती है। ठीक है। अच्छा, सार्वभौमिक सत्य तो देखिए ये भी है, हर चीज खुद के बराबर होती है। ये भी तो सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि A इज इक्वल टू A, है ना। 2 इज इक्वल टू 2, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक चीज और अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B, अगर कहीं पर ये है A B से बड़ा है, तो B को A के बराबर आने के लिए अपने में कुछ जोड़ना पड़ेगा जो इसकी कमी को पूरा कर दे। बात को समझो, अगर A B से बड़ा है तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B प्लस समथिंग। जैसे कि ये है 12 और ये है 7, ठीक है। तो 12 7 से बड़ा है। अब 7 को 12 के बराबर आने में अपने आप में 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो 12 के इक्वल आ पाएगा। बात को समझ में आया आपको? बात समझ में आ गई? तो ये दो चीज़ें भी सार्वभौमिक सत्य है कि हर चीज़ खुद के बराबर होती है। और दूसरा, इफ A इज ग्रेटर देन B देन देयर एग्जिस्ट C विच मेक्स B इक्वल टू A। अगर हम B को C में ऐड कर देते हैं तो वो A के इक्वल आ जाता है। तो ये दो भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है। तो अब हमारी बच्चों 5.1 यहाँ पर समाप्त होती है। 5.2 में 2 क्वेश्चंस है, फटाफट हो जाएगी। ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। खुश रहिए। जय हिंद।